नमस्कार बच्चों, सीसीए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगला चैप्टर है आपका अध्याय 14, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धर्मवीर भारती का जन्म। इनका जन्म हुआ सन 1926 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1997 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म अतारसुइया इलाहाबाद में हुआ था। मतलब जगह का नाम है अतारसुइया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब बहुत क्षेत्रों में इनमें प्रतिभा थी। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया, मतलब लेख लिखे। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो इनकी पत्रिका का नाम क्या था? धर्मयुग इनकी पत्रिका का नाम था। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। संगम जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी उसके संपादक भी थे। साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार निकलने वाली पत्रिका। और कुछ समय तक इन्होंने पढ़ाने का कार्य भी किया। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। तो इनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या था? जीवन में जो संघर्ष चलता है वह संघर्ष किस वर्ग का? मध्यम वर्ग का। भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य, जो संस्कृति के मूल्य थे, सोने के समान मूल्य थे, उनके बारे में, लोक जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, फेमस रचनाएं हैं इनकी, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये इनके उपन्यास है, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आधंत, ये इनके काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ण और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है ये। अंधा युग पद्य नाटक है ये, मतलब पद्य में लिखा गया नाटक। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्चंती, ये इनकी निबंध संग्रह है, प्रमुख है। इसके अतिरिक्त मतलब इन्होंने काव्य लिखा, निबंध लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। तो कई क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधाओं में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता। पाठक यानी पढ़ने वालों का उन्होंने दिल जीत लिया। प्रस्तुत निबंध, आपका जो निबंध है ठेले पर हिमालय, उसके बारे में बता रहे हैं कि ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता व बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। नैसर्गिक यानी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास करवाता है। मतलब किससे तुलना की गई है? किस कौसानी की? स्विट्जरलैंड से तुलना की गई है। ठेले पर लदी बर्फ की सीलियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है। स्वर्णिम सौंदर्य यानी सोने के समान सुंदरता है, वह उनके सामने प्रस्तुत हो जाती है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या, केसर में मतलब केसरिया रंग के समान, शाम के समय जो घाटियां हैं वो किसके समान हो जाती है? केसरिया रंग के समान हो जाती हैं। बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। अंतर्द्वंद अंदर का, मन का ही द्वंद, युद्ध। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। तो हिमालय पर जो बर्फ जमी है उस बर्फ के सौंदर्य का कवि ने क्या किया है? वर्णन किया है। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है न, मतलब लेखक खुद ही पसंद कर रहे हैं कि एक अच्छा शीर्षक है और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सीले लादे हुए बर्फ वाला आया। सीले यानी बड़ी बड़ी जो बड़ा सा पत्थर की तरह बर्फ लेके आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ में भाप उड़ रही थी। मतलब जो बर्फ की सीली थी उसमें से क्या उड़ रही थी? भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है, उत्तरांचल में है ये। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले। मतलब वो उस सुंदरता को या उस बर्फ की धुआं को देखकर वो क्या हो गए? खो गए अपने आप में।
यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और वो बोले कि यही बर्फ तो हिमालय की क्या है, सुंदरता है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। कौंधना यानी तत्काल मेरे मन में विचार आया। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। बेडोल जिसका वो सही क्या नहीं है, रूप रंग नहीं है, बेतुकी जिसमें तुक ही नहीं मिलती। शीर्षक मौजूद है और नई कविता से नाराज हो, संतुलित संगीतकार हो तो गुंजाइश है इस बर्फ को डांटे उतर जाओ। कहने का मतलब है कि इस दृश्य को देखकर आप क्या कर सकते हो, कविताएं कर सकते हो। बिना कैसी कविता भी, लेकिन कैसी होगी, बेडोल बेतुकी कविता होगी। इस शीर्षक को लेकर आप उस कविता का लिख सकते हो। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, ओ नए कवियों ठेले पर लदो। मतलब ठेले पर आकर बैठ जाओ। किसको बुला रहे हैं, नए कवियों को। पान की दुकान पर बिको। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। जो बातें ये बता रहे हैं ऊपर कवि, ये जो लेखक धर्मवीर भारती, वो सोच रहे हैं और अपने कवियों को, नए कवियों को कह रहे हैं। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। मतलब अंदर से ही उनको थोड़ी सी चोट पहुंचा गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसा खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है, पीड़ा उत्पन्न करती है, कष्ट देती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। जो उनके दो मित्र गुरुजन थे, मित्र गुरुजन, उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने हिमालय की बर्फ को बादलों के पास से देखा था, लेकिन फिर भी जो ठेले पर बर्फ थी, उस बर्फ ने उनको क्या कर दिया था, मंत्र मुक्त कर दिया था, थोड़ी सी उनके दिल हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर दी थी। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों पर को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। जहाँ मतलब लेखक हैं वो घूमने गए हैं और वहाँ का दृश्य वो बता रहे हैं। कुरूप यानी जो जहाँ वो गए कोसानी, वहाँ का रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़ है और बुरा है। पानी का कहीं नाम निशान भी नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस की तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कहने का मतलब नौसिखिया यानी जिसने अभी अभी ड्राइवरिंग सीखी है, और लापरवाह जो चलाने में ऐसे ही गाड़ी चलाता है। उसके कारण सारे जो मुसाफिर थे वह डरे हुए थे और उनके चेहरे थे वो कैसे पड़ गए थे, पीले, डर के कारण पीले पड़ गए थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टिन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। टिन शेड जो आप बोलते हो, जिनको टैन बोलते हो आपको, जो लगी हुई थी, लोहे की बनी हुई होती है, काठ यानी लकड़ी की बेंच पर वो बैठ गए। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी, उमस यानी थोड़ी सी गर्मी थी। 2 घंटे बाद दूसरी लोरी आकर रुकी। जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं। किसके बारे में बता रहे हैं, या शुक्ल जी के बारे में। पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी।
काफूर यानी दूर हो जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है, मतलब कोई और व्यक्ति है। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटका हुआ जाने थर्मस या कैमरा या वाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। जो उनके साथ शुक्ल जी के साथ आए थे उनके बारे में बता रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, वर्णन कर दिया है। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। सीकिया मतलब दुबला पतला कमजोर सा शरीर के लिए आ रहा है यहाँ पे। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, मतलब उन्होंने समझ लिया कि मैं इन व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरे साथ आए हैं। हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी ने इन्हें कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। अब यहाँ किसके लिए बता रहे हैं, सेन के, जो पहले भी उनका व्यक्तित्व वो वर्णन कर चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि उनको पुरस्कार मिले थे उनकी रचनाओं के लिए, जिन पैसों से वे घूमने आए हैं, और वह हृदय से कैसे थे, मीठे थे, मतलब अच्छे स्वभाव के थे। कोसी में बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कोसी नदी के लिए है भाई, यहाँ पे कोसी नदी की बात हो यहाँ हो रही है। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। निर्जन यानी जन रहित, चीड़ वृक्षों के नाम है, और निर्जन यानी जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होता। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था, ऊबड़ खाबड़ था, और कंकरीली पीठ मतलब पत्थर थे, वो पत्थर निकले हुए थे, और सड़क किसके समान थी, अजगर के समान, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। रास्ता सुहावना था और उस थकान के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस यानी आलसी बना रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। कोसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य। अतुलित यानी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोह है, मतलब कोसानी जो जगह है उससे ज़्यादा वो प्रेम करते हैं कश्मीर से ज़्यादा। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। अनासक्ति जिसमें आसक्ति ना हो, मतलब जो विरक्ति का भाव जो होता है उसे बोलता है अनासक्ति। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा की योग्य तो नहीं ही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और जो कोसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में शोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शोभ यानी गुस्सा, उत्साहहीनता, नाराजगी। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। क्या कहना चाह रहे हैं, कंपेरिजन कर दिया उन्होंने कश्मीर से और स्विट्जरलैंड से। उन्होंने कंपेरिजन, गांधी जी ने भी कहा था कि कोसानी का जो सौंदर्य है वो किसके समान है, स्विट्जरलैंड के समान है। लेकिन जो उनके सहयोगी थे लेखक के, वो बोल रहे थे कि कश्मीर से ज़्यादा उनको सुंदरता किसकी पसंद है, कोसानी की सुंदरता पसंद है। और वहाँ का जो सौंदर्य था उन सब पर वो संशय प्रकट कर रहे थे। लेकिन जो उनके साथ शुक्ल जी थे
उन्होंने उसके बारे में कोई अपनी राय प्रकट नहीं की। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, ढाल यानी नीचाई आ जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। ठगे गए मतलब बिल्कुल हमें जो चीज़ हम देखने आए थे वह चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई। कितना खिन्न था मैं, मतलब नाराज था। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि पर बिना मन के जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध सा खड़ा रह गया, आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपनी अंचल में यह जो कलयूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। मतलब अलग अलग रंग की घाटियां उन्होंने क्या कर रखी थी, कोसानी पर्वतमाला पर उनको दिखाई दी। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। किन्नर भी जाति का नाम है और यक्ष जाति का नाम है। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरों की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाले बेलें की लड़ियाँ सी नदियाँ। मतलब बेलों की तरह किसको बताया गया है, नदियों को बताया गया है। वहाँ की कोसानी की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं। मन में बेखास्ता यही आया कि बिना मतलब किसी शक के इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ। किनके बारे में, बेल यहाँ कौन थी, नदियाँ थी, आँखों से लगा लूँ। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले गए आए थे। अचानक, अकस्मात यानी अचानक, हमें वहाँ की जो सुंदरता हुआ है कहाँ ले गई, दूसरे ही लोक में ले गई। कितना सुकुमार, कितना सुंदर, कितना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब निष्कलंक, जहाँ कोई कलंक, बिल्कुल सफ़ेदी के साथ वहाँ की जो सुंदरता ही वो चमक रही थी। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने उस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ और वन क्षितिज के घुंघराले में नीले कोहरे में धुल जाते थे। क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। धुंधलापन होता है जिसमें थोड़ा सा अंधेरा सा होता है या साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। विस्मय का यानी आश्चर्य का। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। अटल यानी जो टल नहीं सकती, या छोटा सा बादल के टुकड़े सा। और कैसा अजीब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। मतलब एक ही कलर में 3 रंग वहाँ पर उनको दिखाई दे रहे थे। यह है क्या, बर्फ़ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा की घाटी के पार वह नागाधिराज, मतलब पर्वतों को अधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। मतलब उनको क्या दिखाई दे रहा था, हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता उनको दिखाई दे रही थी। इन बादलों ने इसे ढक रखा है। वैसे वह क्या सामने है, उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर, मतलब शिखर यानी चोटी, जिसको किसके समान बता रहे हैं, छोटे बालक के स्वभाव की तरह क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं हर्षातिरेक, मतलब अत्यधिक खुशी से चीख उठा। बर्फ, यह वह देखो, शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। कवि की यहाँ पर क्या है, कल्पना है। और कल्पना में वो किससे कल्पना कर रहे हैं, बालक के समान उस शिखर की कल्पना कर रहे हैं। इस प्रकार आपका ये जो बाकी का चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।